खबर भारत में बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवपुरी के पास, जी हां, सिंध नदी की हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंध नदी में बाढ़ की खबर आई है। बाढ़ आने से दर्जनों गांव जो है उनसे संपर्क टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहली जो खबर है वो शिवपुरी से आपको दे रहे हैं। भोपाल गुना में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से बाढ़ आई। ये बताया गया है कि भोपाल गुना में तेज हुई बारिश की वजह से बाढ़ आई है। भड़ौता रेशम पुलिया के ऊपर से पानी निकल रहा है। भड़ौता रेशम पुलिया के ऊपर से निकल रहा पानी, हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं शिवपुरी के पास की सिंध नदी का। ये दृश्य हम आपको बता रहे हैं जहां बाढ़ आई हुई है। एक भयावह स्थिति, भयावह दृश्य इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नदी जब अपने विकराल रूप में आती है तो किस तरह की स्थितियां, किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, उसकी एक झलक इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नदी में बाढ़ की खबर इस वक्त हम बता रहे हैं और ये सिंध नदी का दृश्य आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध नदी में बाढ़ की खबर, जहां भोपाल और शिवपुरी, हम बताते हैं आपको, भोपाल गुना जहां पर तेज बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ आई। हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए शिवपुरी संवाददाता खबर भारत से अनिल श्रीधर फोन लाइन पर। अनिल, क्या कहना चाहेंगे, बाढ़ से क्या स्थितियां वहां बन चुकी है? संपर्क टूट चुका है, हालांकि दर्जनों गांवों का आपस में आवागमन के साधन भी शायद अवरुद्ध हो रहे होंगे, क्या कहेंगे? जी अनिल। अनिल श्रीधर हमारे संवाददाता हैं और जैसा कि हमने बताया कि कई गांव का संपर्क टूट चुका है। तकनीकी जो खराबी वो लगातार चल रही है, नेटवर्क का इशू बताया जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी अनिल श्रीधर हमारे संवाददाता हैं उनसे हमारी चर्चा हो पाए, लेकिन तकनीकी कारण है जिसकी वजह से शायद कुछ अवरुद्ध आ सकता है, लेकिन फिर भी हम एक बार और कोशिश करेंगे। अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी प्रिया जी। बिल्कुल अनिल, ये वाकई स्थितियां ऐसी ही बनती है जिसका एक उदाहरण अभी हमने देखा कि हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हम बात करने में सक्षम हो पाए हैं। क्या स्थितियां वहां बन रही हैं, आवागमन के क्या साधन है, क्या वैकल्पिक इस्तेमाल, हम कह सकते हैं रास्ता ढूंढा होगा लोगों ने आवागमन के लिए? जी 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 मैं भी आपको बता दूं, शिवपुरी जिले में अधिक बारिश नहीं हुई है। शिवपुरी जिले में औसत बारिश 151 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये जो बाढ़ के हालात कोलारस तहसील में हुए हैं, वहां पर विदिशा और गुना में अत्यधिक बारिश होने की वजह से सिंध नदी उफान पर आई है, जिसकी वजह से गन्नौद और भड़ौता मार्ग की जो पुलिया बनी हुई है उस पर लगभग 2 फीट ऊपर बारिश का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन अवरुद्ध हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ पर कई तरह के साइन बोर्ड चेतावनी स्वरूप लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। पर चूंकि पुलिया छोटी है और जल स्तर थोड़ा सा ऊंचा रह रहा है, इस वजह से वहाँ लोगों को इंतजार करना पड़ा। बाकी ऐसी कोई परेशानी लोगों को नहीं हुई जिसकी वजह से कोई जनहानि हो। बिल्कुल। क्या किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से हम की जाए, या किस तरह की जनहानि नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि नदी, सिंध नदी की हम बात करें, और हर बार जब तेज बारिश होनी शुरू होती है तो नदी तालाब ये भर जाते हैं, मतलब अपने जो उनका एक पैमाना है उससे ऊपर उठ जाता है पानी, और इस तरह की स्थितियां बनती ही हैं। तो क्या सावधानी के तौर पर प्रशासन सतर्क हो गया है और किस तरह की सावधानी लोगों को दी जा रही है? क्योंकि अक्सर बाढ़ के पानी को, कहते हैं नदी के पानी को पार करते वक्त कई तरह की दुर्घटनाएं देखने को भी मिलती हैं, और चूंकि दर्जनों गांव का मामला है, हालांकि संपर्क टूट चुका है, लेकिन स्थितियों को कैसे सुचारू रूप से चल सके चीजें, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई होंगी। जी जी मैं आपको बता दूं, सिंध नदी के ऊपर, सिंध नदी का जल स्तर जब बढ़ता है तो इस पुलिया के ऊपर अक्सर इस तरह की परेशानियों से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, सिंध नदी के पास से कोलारस में एक गुंजारी नदी स्थानीय स्तर पे गुंजारी नदी भी बहती है, जिसका जल स्तर बढ़ने से पिछले वर्ष यहाँ पर जनहानि भी हुई थी और कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। इस वजह से प्रशासन इस बार काफी सख्त है और उन्होंने कई जगह पर एहतियातन कई तरह के साइन बोर्ड चेतावनी स्वरूप लगाए हैं, जिससे लोगों को कई तरह की सही जानकारियां उपलब्ध हो पा रही हैं और लोग किसी भी तरह के खतरे को पहले से समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों का अगर बातचीत हो पाई हो तो लोगों का क्या कहना है
क्या सोच रहे हैं लोग, क्योंकि स्कूलों का भी समय चल रहा है। बच्चों के स्कूल वैन की अगर हम बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो स्कूल परिवेश की बात हम करना चाहेंगे। वहाँ के लोग यानी बच्चे, शिक्षक, उनकी बात करें, रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग जो रोज़ ही निकलते हैं उन रास्तों से, उनकी बात भी की जाए तो तमाम यानी जान हथेली पर लेकर चलने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सड़कों के भी हाल बेहाल होने वाले हैं। जी मैं आपको बता दूं, रनौत बड़ौदा मार्ग का ये एक वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा ये एक दूसरा रास्ता भी है जिसका अभी स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो उसको उपयोग कर रहे हैं। वहां से आवागमन सुचारू रूप से जारी है और ये एक रास्ता जो है एक शॉर्टकट है जिससे आप उस पुलिया को पार करके जल्दी दूसरे गाँव में आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक दूसरा भी रास्ता है, जैसे वैकल्पिक व्यवस्था बनाई हुई थी लोगों ने। इस पर अभी ये पुलिया भी ठीक तरह से अभी इस पर काम चल रहा है, जिसे पास में से दूसरी बड़ी पुलिया बनाई जा रही है। बिल्कुल, सबसे जो खास बात है मुझे लगता है अनिल, इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए और इस पर भी नज़र बनाए रखनी चाहिए मीडिया कर्मी होने के नाते कि अब जब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं तो फिर प्रशासन वहां पर अपनी उनकी एक टीम नज़र आनी चाहिए ताकि लोग लापरवाही न बरतें। जी 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 बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। प्रशासन को वहाँ अपने किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारियों को या कर्मचारियों को वहाँ तैनात करना चाहिए। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है ये बारिश क्या विदिशा और भोपाल में जो बारिश हुई उसका पानी यहाँ अचानक से आया, इस वजह से इस तरह के प्रयास शायद प्रशासन द्वारा नहीं किए गए और हम बिल्कुल ऐसे प्रयास करेंगे कि हम प्रशासन से इस विषय पर बात करें और वहाँ पर इस तरह के कर्मचारी नियुक्त कराएं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे जुड़ने के लिए। कुछ और बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और दर्शकों को अब बताना चाहेंगे हम छत्तीसगढ़ की खबर के बारे में, जहां एक बहुत खूबसूरत खबर है और इस बाढ़ के बाद थोड़ी सी राहत वाली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। आज से छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूलों में शनिवार होगा बैग रेस्ट डे यानी नो बैग। अब बच्चों को शनिवार के दिन अपने साथ में बोझ लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। बस्ते के बोझ से बच्चों को छुट्टी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि शनिवार को बस्ते के बोझ से बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, यानी शनिवार के दिन बच्चे बैग लेकर नहीं पहुंचेंगे। या क्या जानकारी है ये जरूर हम लेंगे सरकार के इस फैसले से। बच्चों में इतना जरूर कह सकते हैं कि खुशी की जो लहर दौड़ पड़ी है वो उनके चेहरे से स्पष्ट होता है। स्कूलों में होंगे खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये एक विशेष खबर, एक खास खबर, बच्चों से जुड़ी हुई खबर, बच्चों की खुशी से जुड़ी हुई खबर, बच्चों से सीधी जुड़ी हुई खबर। सरकार के इस फैसले से बच्चे तो खुश हैं ही, मुझे लगता है कि अभिभावक भी खुश होंगे। आखिर किताबों का बोझ, हालांकि ये वे उस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा राहत देगी बच्चों को शनिवार के दिन, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि किताबों के बोझ तले बच्चे पहुंचते एक बड़ा सा भारी बैग लेकर पहुंचते हैं और उस बोझ से एक दिन के लिए छुट्टी मिलने वाली है बच्चों को, यानी स्कूल तो पहुंचेंगे लेकिन बिना बैग के। बैग रेस्ट डे, ये एक नाम दिया गया है शनिवार को। इस योजना कह सकते हैं, कार्यक्रम बोल सकते हैं, एक अहम पहल बोल सकते हैं। हमारे साथ तुलिका सिंह जुड़ चुकी हैं रायपुर से, हम उनसे चर्चा करेंगे इस सुखद खबर पर। तुलिका, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो स्कूलों में प्रतिक्रियाएं बच्चों की, उनके चेहरे, उनकी खुशी को लेकर आप बताइए, और दूसरा अभिभावक क्या सोच रहे हैं? जी, बच्चों के मन में तो जाहिर सी बात है, खुशी तो बहुत है कि अब जो इनको सिर्फ किताबी ज्ञान अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चों को राहत दी जाए, उनकी पीठ का बोझ हल्का किया जाए। ये सब तो है, ये सब तो उनको मिल ही रही है, ये सारी सुविधाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में उनको जो स्किल्स है वो डेवलप की जाए इसके जरिए से। क्योंकि अब आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई और किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं होता है, इसके साथ साथ जो बाकी जो चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को लेकर,
और साथ ही साथ परिजनों और उनके जो बच्चों के जो पालक हैं उनका कहना है कि ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और बच्चों के जो पीठ का बोझ है वो हल्का हुआ है। उनके मन का जो बोझ रहता है कि हफ्ते के 6 दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो कम होगा। और साथ ही साथ मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें बच्चों को बैग नहीं लेके जाएंगे, वो वहां जाके उनको योग, व्यायाम, खेलकूद, इन सारी चीजों में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो सिर्फ खेलकूद की तरफ से इसको फोकस नहीं किया गया है, बाकी हर चीज जो उनके फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, उन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इन दोनों बातों के मद्देनजर खेलकूद, स्पोर्ट्सशिप जो आती है बच्चों में, बोलते हैं कि खेल की भावना को डेवलप करना, उसका विकास करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी अपनी संस्कृति से जुड़ना, ये दोनों अहम पहलू हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपने जैसा कि बताया कि सरकार की ये पहल कि बच्चे बस बिस्तर लेकर नहीं जाएंगे, यानी बच्चे इन दोनों जो कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो भी बनेंगे नवाब। अब इस लाइन को भी मुझे लगता है कि जोड़ देना चाहिए। तुलिका, एक और अहम चीज़, चूँकि अभिभावकों की हमने बात की, अभिभावक भी खुश होंगे, बच्चों के फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था इस तरह के कार्यक्रम। आज से शुरू हो गया है, ये प्रणाली आज से लागू कर दी गई है, तो क्या इसकी कोई तिथि, कोई समय सीमा तय की गई है, या ये मानकर चले कि अगले आदेश तक हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के पहुँचेंगे? नहीं, इसकी कोई अभी तक समय सीमा तय नहीं की गई है। ये आज से शुरू किया गया है और आने वाले हर शनिवार में ये ऐसे ही चलेगा। ये बच्चे बैगलेस डे बनाएंगे हर शनिवार। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्रदेश को। एक बहुत खूबसूरत पहल जहां बच्चे खेलकूद में हिस्सा लेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, एक अलग पहलू से रूबरू होंगे, शायद एक अलग तरह से सोचने की एक पहल प्रदेश सरकार, सभी पूरे देश की प्रदेश सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि खेलों से बच्चे जुड़ें। और ये छत्तीसगढ़ सरकार का ये एक अहम जो उन्होंने पहल की है और ये जो फैसला लिया है कि बच्चे बैग रेस्ट डे मनाएंगे शनिवार के दिन, तो जिस तरह से हमारी संवाददाता तुलिका ने जानकारी हमें दी कि आज से इस नियम को लागू कर दिया गया है सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ के, और ये लागू ही रहेगा, यानी हर शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के पहुंचेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ही लेकिन बिलासपुर की, जहां एक तरफ हमने एक पूरे प्रदेश की सुखद खबर आपको बताई, तो एक झकझोर देने वाली खबर भी आपको बताएंगे। बिलासपुर से एक खबर है जहां मासूम का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। शाम को बच्चे का अपहरण किया गया और अगले दिन सुबह उसकी मौत की खबर यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। 4 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था और सुबह घर के पास उस बच्चे की लाश मिली। अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बिलासपुर से आई है। जानकारी कह रही है कि कल शाम को बच्चा गायब हुआ था, इसकी खोजबीन परिजनों के द्वारा की जा रही थी और आज सुबह घर के पास बच्चे की लाश मिलती है। इस पूरे मामले को बताना चाहेंगे, पूरा ही मामला सीपत थाना क्षेत्र के किसान मदन सुरजे जो रहते हैं वहां पर, उनके 4 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चे का नाम शौर्य सुरजे है। चार साल का बच्चा शौर्य सुरजे जिसका अपहरण हो जाता है और अगले दिन उसकी लाश बरामद की जाती है। ये अफवाह वाली बात है। इवन शाम को रात को जब बच्चा गुम हुआ था तो उसकी सूचना भी पुलिस को नहीं दी गई थी। पुलिस को सीधे जब डेड बॉडी मिली है उसके बाद सूचना प्राप्त हुई है और किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं है जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं।
और हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज शुक्ला, बिलासपुर से खबर भारत के संवाददाता। नीरज, क्या कहना चाहेंगे? 4 साल का मासूम शौर्य, कुछ खबर मिली कि आखिर किसका इसमें हाथ हो सकता है? किसने शौर्य का अपहरण किया होगा? किसने उसकी हत्या की होगी? आखिर अपहरण के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या अपहरण किया गया था या कुछ और कारण भी बाहर निकल कर आए हैं? तो अभी तक हमको जानकारियां मिली हैं और जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर अभी ये पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है। और ये पुलिस के अनुसार ये जो अपहरण और हत्या का मामला नजर आ रहा है, ये आपसी रंजिश का मामला नजर आ रहा है। और अभी ताज़ा अभी जो हमें थोड़ी देर पहले जानकारियां मिली हैं उसमें पुलिस विभाग ने ये जानकारियां दी हैं कि हो सकता है इसमें जो हत्या हुई है बच्चे की, वो उसके पिता के द्वारा ही की गई हत्या है। बिल्कुल। प्रथम दृष्टया पुलिस ने क्या जानकारी दी? बच्चे के शरीर में किसी तरह के कोई निशान नजर आए हों कि आखिर हत्या किससे की गई होगी और हत्या कैसे की गई है बच्चे की, ये कुछ जानकारी मिली हो? ये जो हमको जानकारियां मिली हैं उसमें बच्चे के गले में रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है, ये जानकारी पुलिस के द्वारा हमें मिली है। और पुलिस ने अभी इसमें तफ्तीश में लगी हुई है पुलिस, और बहुत जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी, हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ लेगी, ऐसा पुलिस ने अभी बताया हमें। अभी जो जानकारियां मिली है ताज़ा जानकारियों के अनुसार कि पुलिस वो बोल रही है कि बहुत जल्द ही इसको हत्या के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा पुलिस जल्दी कर देगी। बिल्कुल, जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकारी जो कहती है वो ये कि अपहरण किया गया होगा बच्चे का। अगर अपहरण की बात सामने आई या पुलिस ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार अगर बच्चे का अपहरण ही किया गया है तो फिर फोन भी आए होंगे या किसी तरह की सूचना परिवार तक पहुंचाई गई होगी। सामान्य तौर पर अपहरण जी परिजनों से जो हमारी बात हुई थी उसमें परिजनों ने ये हमें बताया कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी फिरौती का न फोन कॉल आया है, ना ही किसी प्रकार का मैसेज उनको दिया गया है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि पुरानी रंजिश के चलते ये अपहरण किया गया होगा। और बड़ी दुखद बात होती है कि दुश्मनी का जो तरीका होता है बदला लेने का, वो तरीका मासूम बच्चे भुगतते हैं। ऐसे कई मामले हमने चलाए, मीडिया में कई मामले ऐसे चलाए गए जिसमें ये पता चलता है कि आपसी दुश्मनी के चलते बच्चों के अपहरण कर लिए जाते हैं और फिर उनकी मौत की खबर मिलती है परिवारजनों को। अनिल, क्या कहना है पुलिस का? कितने लोगों के किसी पे शक संदेह बताया हो परिवार ने? पुलिस को जब जानकारी दी परिवार ने तो अभी किसी को शक जाहिर नहीं किया, लेकिन पुलिस जो हमें पुलिस ने भी एक जानकारी दी हमें कि हो सकता है इस हत्याकांड, अपहरण और हत्याकांड में जो बच्चा है उसके पिता का ही हाथ हो सकता है, ऐसा जानकारी अभी पूरा खुलासा पुलिस ने किया नहीं है। सिर्फ ये हल्की जानकारियां दी है कि अभी उसके पिता से पूछताछ जारी है और शायद इस हत्या के मामले में उसके पिता का ही हाथ है। अब पुलिस ने ये बताया कि अब पुलिस जब खुलासा करेगी तो फिर हमें ये जानकारियां मिलेंगी उसके अगर पिता ने हत्या की है तो किस उस मकसद से की है और किस द्वेष से की है, किस क्या भावना थी उस बच्चे से, क्या दुश्मनी थी। ये पूरी जानकारियां अभी पुलिस के द्वारा अगर खुलासा होता है तो वो पुलिस द्वारा हमें दी जाएंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीरज। और जिस तरह से जानकारी हमें मिल रही थी कि अपहरण कर लिया जाता है बच्चे का और उसके बाद उसकी मौत की खबर मिलती है, या ये कहा जाए कि लाश मिली तो फिर पुलिस को मौत की खबर मिली कि जिस बच्चे का अपहरण किया गया था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस के साथ पूरा परिवार भी लगा हुआ था रात भर, और आखिरकार सुबह बच्चे की लाश मिलती है। इस वक्त हम खबर भारत में आपको कई बड़ी खबरें बता रहे हैं, जिसमें हम अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़े तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। नगर निगम, गोताखोर और पुलिस मौके पर मौजूद, शव को पानी से बाहर निकाला गया। कमला पार्क के पास मंदिर घाट की ये घटना बताई गई है। मृतक की शिनाख्त हालांकि अभी नहीं हुई है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। सड़कों पर भीड़ जो जमा हो गई थी, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।
इस वक्त की बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ब्लर करके कि किस तरह से एक युवक की लाश मिली थी। ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर ही बड़े तालाब में लोगों के आत्महत्या, सुसाइड करने के, डूबने की खबरें आती रहती हैं। इसी क्रम में एक खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां बड़े तालाब में सुसाइड का ये मामला सामने आया। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो नोट करने वाली है, शायद हमने कल या परसों इस खबर को भी प्रमुखता से चलाया था कि शीतल बगिया के पास अगर हम बात करें तो वहां भी सुसाइड करने की एक युवक कोशिश कर रहा था, लेकिन तब गोताखोरों की तत्परता से जैसे ही वो तालाब में गिरा, गोताखोरों ने उसे बचा लिया। लेकिन आज जो खबर हम पढ़ रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, उसमें नाकाम रहे क्योंकि समय रहते शायद ये खबर नहीं पहुंच पाई गोताखोरों तक, या वहां मौजूद नहीं था कोई, प्रशासन की व्यवस्था नजर नहीं आई शायद, जिसकी वजह से युवक डूबा और मौत की खबर ही आई सीधे। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जगह है जिसको हम शीतल दास की बगिया के नाम से जानते हैं, और वीआईपी रोड पर इस तरीके का ये पहला हादसा नहीं है जहाँ युवक ने खुद का आत्महत्या करने की कोशिश की हो। देखिए, सैकड़ों मामले हमने देखे हैं और कई ऐसे मामले हमने देखे कि जब युवक को बचाया नहीं जा सका। ये जिस प्रकार से मामला है, आज सुबह का ही ये मामला बताया जा रहा है कि युवक जो है उसने शीतल दास की बगिया के पास में कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। देखिए, विगत दिनों भी ऐसी घटनाएं देखने में, हालांकि उस युवक को तत्परता से बचा तो लिया गया था, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर सुसाइड पॉइंट के नाम से आजकल ज्यादा फेमस देखी जा रही है। देखिए, सबसे ज्यादा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में, और साथ साथ शीतल दास की बगिया और जो वीआईपी रोड से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये इस प्रकार की चीजें जो है वो देखने में आती हैं। देखिए, कई बार तमाम कोशिशों के बाद लोगों को बचा लिया जाता है गोताखोरों की मदद से, जो लोग रहते हैं वहाँ पुलिस बल की मौजूदगी से वहां पर बचा लिया जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर किसी प्रकार की ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जो ये आत्महत्या करने के जो मामले हैं वहां पर जो रोजाना लगभग देखे जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की में कमी लाई जा सके, या इस जो जगह है इसको किसी प्रकार से सेफ जोन बनाया जा सके। देखिए, इस प्रकार का कोई वहां पर अभी तक इंतजाम जो है वो देखने में नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज एक युवक की डूबने से मौत जरूर हुई है। पुलिस लगातार पड़ताल में जुटी हुई है कि किस वजह से युवक ने आत्महत्या की और कौन है ये युवक रहने वाला। तमाम ये जो जानकारियां है पुलिस निकालने में और जुटाने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से खबर आती है, जब पता ही है कि ये ऐसे सुसाइड पॉइंट बन चुके हैं, घोषित कर दिया गया है दरअसल इन जगहों को, तो वहाँ तो प्रशासन की मुस्तैदी और ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पर घड़ी देखकर या समय देखकर, दिन देखकर व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन वहाँ व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। आखिर क्या होता है कि नज़र हटती है और इस तरह की दुर्घटनाएं घट जाती हैं? देखिए, तकरीबन ये क्षेत्र है जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं, देखिए तकरीबन 4 किलोमीटर का दायरा जो है इस क्षेत्र का आता है कि जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जाती है, और उन्हीं जगहों पे जहाँ पर पुलिस की सर्चिंग होनी चाहिए थी। देखिए, दिन के समय ऐसी कोई वहाँ पर सर्चिंग देखने में नहीं आती, लेकिन अगर हम रात की बात करें तो लगभग रात के समय में पुलिस गश्त वहाँ पर जरूर देखी जाती है। लेकिन जो हादसे हैं अधिकतर दिन के समय होते हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी न होना कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कमियां है वो जरूर दिखाता है। देखिए, इस तमाम मामले को पूरा अगर देखा जाए, समझा जाए, तो उससे एक चीज स्पष्ट तौर पर समझ आती है कि जो युवक है किसलिए इसने यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश की, क्यों इसने यहाँ पर सुसाइड किया है। तमाम कई जो चीजें हैं यहाँ पर देखने लायक होंगी। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही अगर इसमें देखी जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इसमें जरूर मानी जाएगी। देखिए, सुसाइड पॉइंट लगभग ये घोषित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सुरक्षा का इंतजाम वहां पर नहीं होना कई सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। बिल्कुल सही बात है, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मुझे लगता है सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है कि वहाँ व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया जाए। वहाँ गोताखोर भी पूरे समय मौजूद रहने चाहिए, पुलिस की टीम भी लगभग उन जगहों पर मौजूद रहनी चाहिए, और ये भी ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई इस स्थितियों में जूझता हुआ युवक या युवती या कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ नज़र आता है जिसे हम संदेह के दृष्टिकोण से देख सकते हैं,
तो तुरंत उससे बात की जानी और तुरंत उससे वहाँ एक, मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलर की व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए। जहाँ एक चौकी हो तो वहाँ काउंसलर भी चौकी पर अगर मौजूद हो तो क्या बुराई है। कुछ पहल मुझे लगता है प्रदेश सरकार कर सकती है इस तरह की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से ये पूरी जो घटना है उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर देखना होगा कि आखिर ये जो पॉइंट है यहाँ पर आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए, तमाम बड़ी जो चीजें हैं वो यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है या कुछ ऐसा होता है तो उसके लेके काउंसलर की नियुक्ति जो है वो जरूर होनी चाहिए। साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो युवक इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, देखिए उन प्रयासों को कैसे रोका जाए उसको देखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे अगर हम बात करें या एक अहम जिम्मेदारी के पूर्वक इस बात को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा युवक जिनकी मृत्यु इस क्षेत्र पर होती है, तो सबसे ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन 25 से लेकर 30-32 साल के जो युवा हैं वही सबसे ज्यादा इस जगहों पर जो है वो सुसाइड करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आखिर इस उम्र में डिप्रेशन का क्या सेंस है, और 25 से लेकर 21 से लेकर के 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के 30 से 35 वर्ष के लोग ही जो है वो सबसे ज्यादा सुसाइड करते हुए इसी पॉइंट पर देखे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि इन पॉइंटों को सेफ जोन में बनाया जाए, ताकि लोग जो है यहाँ पर बिना किसी कारण के या तो यहाँ पहुंच न सके, अगर पहुंचते भी है तो उन पर सतत निगरानी जो है वो जिला प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि जो इस प्रकार की अपनी घटनाएं हैं उस पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जानकारी हम दे रहे हैं, ज़रूरी है कि इस शायद प्रशासन की मुस्तैदी, शायद प्रशासन की एक कड़ी नज़र लोगों की जान भी बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां हम ये जो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, मध्य प्रदेश राजधानी से, जहां लगातार सुसाइड के मामले यानी आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि परेशानी सबके हिस्से में आती है। ज़रूरी है कि अगर मरना आसान है तो ज़िंदगी मुश्किल है, और ज़िंदगी की कदर करनी बेहद ज़रूरी है। तो मुश्किल काम करने के लिए शायद हम यहाँ आए हैं। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी एक सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे यहीं विदा लूँगी। नमस्कार।